मीन के बारे में, के मीन होते हैं। उसके बाद मीडियन का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था कि मीडियन का कॉन्सेप्ट आता है हमारा। तो मीडियन क्या बताता है? मीडियन बताता है कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी भी लिस्ट के अंदर या किसी भी ग्रुप में, उनमें से 50% एलिमेंट क्या हो सकते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि मिनिमम 50% एलिमेंट ये होंगे और रिमेनिंग 50% एलिमेंट इससे ग्रेटर होंगे। क्या नाम है आपका? आपका पहले तो देखा नहीं क्लास में कभी। पाइथन पढ़ी हो? चलिए, तो मीडियन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, अब आगे चलते हैं। ये मान लीजिए आपका लिस्ट है जिसका मीडियन आपका मान लीजिए 7 आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी चीजें जो एंटर कर देते हैं। अब इसका मीडियन 8 आया हुआ है, तो टोटल इसमें अगर हम देखें तो एलिमेंट कितने हैं, तो उसके लिए हम लेंथ फंक्शन लगा सकते हैं। 12 एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट का मीडियन आया है 8। इसका मतलब यह है कि 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारा 8 से लेस होंगे, इस वैल्यू से कम होंगे, और 6 एलिमेंट ऐसे होंगे जो इससे बड़े होंगे। देखो, 8 से छोटे एलिमेंट कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। चलो 8 को भी कंसीडर कर ले अगर तो। और अगर 8 से ज्यादा देखें तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि डेटा हमारा छोटा है। जब डेटा बड़ा होगा तो ये ज्यादा एक्यूरेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ और वैल्यूज में दे दूं, तो अब यहाँ पर 14 एलिमेंट्स हैं। 14 एलिमेंट्स का मीडियन अभी भी 8 चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो इससे छोटे होंगे और 7 एलिमेंट ऐसे होंगे जो इससे बड़े होंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि हम नंबर्स को और ज्यादा जनरेट करना चाहते हैं जहां पर हमें खुद ना पता हो कि क्या जनरेट हो गया, तो कैसे करेंगे? तो एक मॉड्यूल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जिसका नाम रैंडम है, और रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रैंड इंट। ये फंक्शन मैंने 1, 100, ये क्या करेगा? एक नंबर जनरेट कर देगा 1 और 100 के बीच में। दोबारा चलाओगे तो फिर कर देगा कुछ और, जितनी बार चलाओगे उतनी बार नंबर दे देगा। तो मैंने क्या करा, एक लिस्ट एम्प्टी बनाई और एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज। और ये जो लूप है, मान लीजिए मैंने 50 बार चला दी। अब 50 बार एक इंटीजर बनेगा, लेकिन जो बनेगा वो 1 और 100 के बीच में बनेगा। और जो बनेगा बनते ही मैं उसको अपेंड कर देता हूँ यहाँ पर।
हो गया। अब ये कोड हमें एक लिस्ट बनाकर दे चुका है जिसमें 50 एलिमेंट है। हमें भी नहीं पता कि 50 एलिमेंट क्या है, हमने अभी उस लिस्ट को प्रिंट ही नहीं कराया इसीलिए। अब हम समझना चाहते हैं उस लिस्ट के बारे में कि क्या होगा, वो लिस्ट क्या हो सकती है। जो एलिमेंट जनरेट हुए हैं 50, हमें ये तो पता है कि इसी रेंज के हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी वैल्यूज ऐसी होंगी जो इससे कम है या उससे ज्यादा है। हम इसको डिटेल में समझना चाहते हैं। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हो मीन, अर्थमेटिक मीन को आप प्रिंट करा सकते हो। तो आपने पहला अपना रिपोर्ट बनाकर जो दिया उसमें ये पॉइंट लिख दिया कि भाई इस लिस्ट में 50 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट 1 से 100 की रेंज में हो सकता है, और उन सारे एलिमेंट जो इस लिस्ट में आए होंगे उनका मीन है 42.36। लास्ट में आपको लिस्ट प्रिंट करा कर भी दिखाऊंगा। अगला पॉइंट आप क्या बताओगे कि इस लिस्ट में जो मीडियन है वो है 38.5। इसका मतलब अब आप ये बता रहे हो कि 50 में 25 एलिमेंट ऐसे हैं जो 38 से छोटे हैं, और 50 में 25 एलिमेंट ऐसे हैं जो 38 से बड़े हैं। ठीक है, अब पहले से बेटर इंफॉर्मेशन आप निकाल कर दिखा रहे हो। तो आप क्या बता रहे हो यहाँ पर कि 50 में से 25 यानी कि मिडिल 50% डेटा को बताता है। 50% डेटा इस वैल्यू से छोटा है और 50% डेटा इस वैल्यू से बड़ा है। मिडिल क्या है आपका 38.5। तो अगर इसको मैं पिक्चर में दिखाऊं तो ऐसे मान लो एक स्केल है जो शुरू होता है 1 से और खत्म होता है 100। ठीक है, और इसका मीडियन आया है 38 यानी कि 50% डेटा ये आपका क्या है 38.5। 50 वैल्यूज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सी नहीं पता, और 50 वैल्यूज यहाँ पर, सॉरी 25 टोटल हमारी है ना। तो 25 वैल्यूज ये है और 25 वैल्यूज हमारी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ सर और ज्यादा इनसाइड स्टोरी बताइए, तो हमारे पास एक और फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स के अंदर जिसका नाम है क्वांटाइल। क्वांटाइल्स के अंदर हम अपनी लिस्ट पास करते हैं तो ये हमें 3 चीजें बताता है। अब ये 3 चीजें क्या होती हैं? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ डेटा, सेकंड क्वार्टर ऑफ डेटा और थर्ड क्वार्टर ऑफ डेटा। सर नहीं आया समझ? समझिए, 50 एलिमेंट है मेरी लिस्ट के अंदर। अभी इसको मैं दिखाऊंगा ओपन करके। मेरी लिस्ट के अंदर 50 एलिमेंट, इन 50 में से जो 25% एलिमेंट हैं, 50 का 25% कितना हुआ? 50 का 50% हो गया 25, 25 का फिर 50 का तो 12.5, मतलब 12 मान लो, मोटा मोटा 12 13 ऐसा मान लो, है ना। तो ये कह रहा है कि 50 में से 12 एलिमेंट ऐसे हैं, अब 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो एक 12 मैंने बोला, 12 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस वैल्यू से छोटे हैं। 50 में से 12 एलिमेंट श्योर है ऐसे जरूर होंगे जो इस वैल्यू से छोटे हैं। 50 में 25 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस वैल्यू से छोटे हैं, और 50 में कितने हो गए 75%, 37, 37 एलिमेंट ऐसे हैं जो इससे छोटे हैं। अब इस बात को मैं एक और तरफ से कह सकता हूं कि आपके 50 एलिमेंट जो लिस्ट में रखे हुए हैं उनमें से 25 एलिमेंट ऐसे हैं जो 63 और 100 के बीच में है। ध्यान से देखो भाई, 75% एलिमेंट इस वैल्यू से छोटे हैं, तो जो बच गए 25% वो इससे बड़े हैं फिर, ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो आपकी इस लिस्ट में भले ही मुझे नहीं पता, अभी किसी को नहीं पता इसमें कौन सा एलिमेंट क्या है, लेकिन अब हम स्टैटिस्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं इनके थ्रू पता कर रहे हैं कि इस लिस्ट में क्या हो सकता है। और हमें जो बताया जा रहा है वो ये कि 25% एलिमेंट
यानी कि 12 एलिमेंट ऐसे जरूर होंगे जो हमारा 18 से लेस है, और 25 एलिमेंट ऐसे होंगे जो हमारा 38.5 से लेस है, और 37 एलिमेंट लगभग ऐसे होंगे जो हमारा 63 से लेस है। तो एग्जैक्ट नहीं पकड़ना है, अप्रोक्सीमेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है। ठीक है, अब इस बात को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिर्फ 12 ही एलिमेंट ऐसे होंगे लगभग जो ग्रेटर देन 63 है। ठीक है, तो अब प्रिंट करा के देखते हैं इन आंकड़ों को। तो मैंने प्रिंट कराया एक्स के लिए। अब ढूंढो नजरों से। सबसे पहले ढूंढो 18 वाली कहानी का, ये आया था ना एक आंसर। 18 से कम कितने आए? 12। 18 से कम वाले गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लगभग 14 एलिमेंट आए हमारे, क्योंकि 12.5 तो वैसे ही हो गए 25% के हिसाब से। तो मैंने बोला एक दो एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, तो लगभग 14 एलिमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दिए जो 18 से हमारे छोटे। और अगर आप देखो 25 एलिमेंट लगभग ऐसे होंगे, 25-26 मान लो, जो 38 से छोटे होंगे। तो अब 38 वाला पैरामीटर लेके चलो, अभी कितने हो गए? 14 हो गए थे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये काफी सही निकला। 25.5 तो वैसे ही, 25 तो वैसे ही हो गए, 26 निकले। तो अप्रोक्सीमेट हमें एक आइडिया मिल रहा है। अब दूसरा पार्ट, सर 63 से बड़े एलिमेंट 12 ही होंगे बस। तो 63 से बड़े, 63 से ग्रेटर, 63 से ग्रेटर ढूंढो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 12 की बात है, लगभग 11 निकले। पहले तो कुछ नहीं पता था, अब और काफी कुछ पता है आपको अपने डेटा के बारे में। तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है तो ये काफी कुछ हमारे लिए काम करता है ना। तो जब हम क्वांटाइल्स निकालते हैं, तो क्वांटाइल्स का मतलब है कि ये हमें वापस करता है Q1, इसे बोलते हैं Q1 फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर Q2, थर्ड क्वार्टर Q3। सेकेंड क्वार्टर को ही मीडियन कहा जाता है, 50% ऑफ डेटा। फर्स्ट क्वार्टर को 25% ऑफ डेटा कहा जाता है। थर्ड क्वार्टर को 75% ऑफ डेटा कहा जाता है। इसको मीडियन, Q2 को मीडियन कहा जाता है। तो क्वांटाइल्स क्या करता है? रिटर्न्स Q1, Q2, Q3। Q1 का मतलब होता है 25% ऑफ डेटा, Q2 होता है 50% ऑफ डेटा,
ऑल्सो नोन एज मीडियन। और Q3 होता है हमारा 75% ऑफ डेटा। अच्छा, बताना इस बात का मतलब क्या हुआ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 80 एम्प्लॉइज काम करते हैं। उनकी सैलरीज का जो Q3 है वो हमारा मान लीजिए 40,000 है। बताइए इस बात का क्या मतलब हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन में 80 एम्प्लॉइज काम करते हैं। उन 80 एम्प्लॉइज की सैलरीज का जो थर्ड क्वार्टर है, जो Q3 है, Q3 पैरामीटर है जो स्टैटिस्टिक्स का, वो 40,000। तो इस बात का क्या मतलब हुआ। इस बात के दो मतलब हो गए। पहला मतलब आप क्या निकाल सकते हो कि भाई पहले तो 80 का कितना निकालो, Q3 का मतलब क्या होता है 75%। तो 80 का 75% कितना हो गया 60 मान लो। भाई इसका 75% अगर निकालोगे 60 आ गया। ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 80 में से 60 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40,000 से कम, और 20 एम्प्लॉय ऐसे हैं, यानी कि 60 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40,000 से कम है, और 20 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया हमारा। चलो अब आगे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है हमारा आउटलायर। इसको हम नॉइस के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम है एनोमली। तीन चीजें हैं, आउटलायर, नॉइस, एनोमली। क्या मतलब है इसका। जो चीज आपको परेशान करे, डिस्टर्ब करे, जैसे आप मान लीजिए FM सुन रहे हो, बीच बीच में आपका जो साउंड क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे बड़ा नॉइस है इसमें। फैन चल रहा है, पंखे आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं आप इससे, है ना। आप कार चला रहे हैं, कार में कहीं आवाज आ रही है, ड्राइविंग पर फोकस पूरा नहीं हो पा रहा है, आप जिससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो क्या है, एक नॉइस, एक आवाज अलग से आ रही है ना, किसी प्रोसेस में, या एक आउटलायर है या एनोमली है। तो जब मैं कोई डेटा लेकर आता हूं, अब मुझसे कहा गया कि मुझे वैक्सीन का ट्रायल करना है, बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल करना है, 2 साल से 10 साल के बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल करना है। तो मैंने मान लीजिए 100 बच्चों का सैंपल लिया, उन सबकी एज मैंने यहाँ पर लिखी, है ना। कोई 2 साल का है, कोई 2.5 साल का है, कोई 2.25 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 3.25 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 8 साल का, ऐसे करके मैंने 100 बच्चों का सैंपल बना लिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ गलती से इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि जो 80 साल का हो, क्योंकि मेरा जो आगे का टेस्ट है बेकार हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन बन रही बच्चों के लिए। तो जो भी सैंपल आना चाहिए, ब्लड का सैंपल जो मुझे दिया गया है, वो मेक श्योर 1 से लेकर 10 की रेंज के ही बच्चों का होना चाहिए। जो ईयर है वो मेरा पहले से पता है।
तो मैं इसमें ये देखना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो इससे बहुत ज्यादा बाहर हो। तो ये कौन है? नॉइस, आउटलायर। ये मेरे इस लिस्ट में आउटलायर कहलाएगा। आउटलायर का मतलब क्या होता है? जो मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, उन डेटा पॉइंट्स का एक ओवरऑल जो ट्रेंड है, ओवरऑल जो एक मुझे ट्रेंड दिख रहा है वैल्यूज में, उनसे भी काफी अलग अगर कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? आउटलायर कहते हैं। तो हमारी रिपोर्टिंग थोड़ी खराब हो जाती है डेटा के बारे में कब? जब उस डेटा में काफी सारे आउटलायर हो, तो हम अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन शायद ना कर पाए। तो हमें बताना पड़ेगा कि आपका डेटा बहुत स्मूथ नहीं है, इस डेटा में बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, यानी कि इसमें काफी सारे क्या है, हमारे आउटलायर्स हैं। तो अगर कोई आपसे बोले आउटलायर को डिटेक्ट करिए बिना देखे, आपको लिस्ट, ये तो मैंने बाद में दिखाई है, मैं आपसे कह दूं ये एक वेरिएबल है, इसमें 1000 वैल्यू रखी है, बताओ इसके अंदर कितने आउटलायर। तो आपको मैथमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसा सीखना होगा जिससे आप अपने कोड के थ्रू आउटलायर को डिटेक्ट कर पाए। आउटलायर डिटेक्शन तो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है आउटलायर डिटेक्शन। तो आउटलायर को नॉइज के नाम से भी जाना जाता है और एनोमली के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मैंने दो नाम यहाँ पर लिख दिए। तो फिर से समझते हैं आउटलायर क्या होता है। मेरे पास जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जो वैल्यूज गिवन है, उन वैल्यूज का जो एक ओवरऑल ट्रेंड दिख रहा है कि ये वैल्यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती हैं, उस ट्रेंड से भी अलग कुछ वैल्यूज फिर भी दिख रही हैं, तो उन वैल्यू को क्या बोलेंगे? आउटलायर्स हम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो अब आउटलायर्स कैसे निकालते हैं उनको देखेंगे। तो पहले मैं एक ऐसा डेटा बनाता हूं जो आपको दिखे कि हाँ सर इसमें आउटलायर हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर मैंने लिख दिया, मान लीजिए 100, कुछ भी लिख दिया, 120, 101, 2, 7, 25, 23, 109, आंखों से देखकर बताओ इसमें आउटलायर्स क्या क्या हो सकते हैं। कोडिंग के थ्रू मैं सिखाऊंगा, अभी कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। पहले आंखों से देखकर मुझे बताओ कि इसमें आउटलायर्स क्या क्या आपको दिख रहे हैं या नहीं। क्या क्या दिख रहे हैं? 2 और 7। यानी आपकी आंखों को पता है कि आउटलायर्स क्या है। बाकी डेटा पॉइंट अगर हम देखें तो 100, 101, 120 इसी के रेंज में घूम रहे हैं, लेकिन 2 और 7 थोड़े से हमारे मुझे लग रहा है लो आउटलायर्स हैं, और 17 जो 700 है मेरा लग रहा है थोड़ा हाई आउटलायर है ना। तो ये हम यहाँ पर ऐसा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब अगर मुझसे कहा जाए कि सर मुझे तो बताया ही नहीं गया है कि लिस्ट में कितने एलिमेंट है और कौन कौन से एलिमेंट हैं, मुझसे कह दिया गया कि कोई तरीका है जिससे लिस्ट बन गई है, अब आप कोड बनाकर दिखाओ कि उस लिस्ट में कितने आउटलायर। तो अभी हम जो देख रहे हैं उसी पर निकालते हैं, ताकि समझते भी रहे। तो आउटलायर निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आप अपने लिस्ट का क्वांटाइल्स निकालेंगे, Q1, Q2, Q3 निकालेंगे। तो पहला स्टेप है आउटलायर डिटेक्शन में कि आप अपने डेटा से Q1, Q2, Q3 को निकालिए। तो अभी हमने सीखा है निकालना। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर क्वांटाइल्स, इसमें x पास कर दिया, ये इसका Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। मैं इसको अनपैक कर लेता हूँ, वैसे एक लिस्ट में आया है रिजल्ट, इस रिजल्ट को मैं अनपैक कर लेता हूँ 3 अलग अलग वेरिएबल में, Q1, Q2, Q3। तो 100 स्टोर हो जाएगा Q1 में, और 111 स्टोर हो जाएगा Q2 में,
123 स्टोर हो जाएगा Q3। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है IQR निकालना। IQR, IQR का मतलब होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो IQR निकालने का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। इंटर क्वार्टाइल IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये हमने निकाला IQR। अब क्या करेंगे, हम अपना ट्रेंड निकालेंगे। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब है हमारे डेटा पॉइंट्स का ओवरऑल पैटर्न। तो हमारे डेटा पॉइंट्स का ओवरऑल पैटर्न की जो रेंज है उसकी मिनिमम बाउंड्री या जो लो बाउंड्री होगी, लो बाउंड्री का फॉर्मूला होगा Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। और हाई बाउंड्री का फार्मूला होगा Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQ। तो इससे हम क्या निकालते हैं, ट्रेंड। तो ये क्या है, मेरे डेटा का ट्रेंड, कि मेरा जो डेटा है उसका ट्रेंड क्या है। तो उसका ट्रेंड निकालने का गणित का फार्मूला है ये, लो बाउंड और हाई बाउंड आप निकालते हैं। तो लो बाउंड हाई बाउंड आपको क्या बताता है कि ओवरऑल डेटा में किन किन डेटा पॉइंट्स को एक जैसा माना जाएगा, और जो डेटा पॉइंट्स इस बाउंड्री से बाहर हो जाएंगे उनको आउटलायर माना जाएगा। ठीक है। अब क्या करो, यहां पर अगर मैं सिंपली प्रिंट कराना चाहूं लो और हाई बाउंड, तो कितने आए, 65 और 157। हर वो वैल्यू जो 65 से छोटी है लो आउटलायर के अंदर कंसीडर होगी, मतलब वो आउटलायर है लेकिन लो वाला आउटलायर है। हर वो वैल्यू जो इससे बड़ी होगी वो हाई आउटलायर कहलाएगा। लेकिन इस बात को हम एक प्रॉपर लॉजिक लगा के लिखेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमने आंखों से देख लिया, ऐसे नहीं, लॉजिक लगाइए। फॉर आई इन एक्स, तो अब इस लिस्ट को इटरेट कर रहे हैं आप लूप लगाकर, तो आई में पहली बार ये आएगा। अब यहां पर लिखो इफ, बताओ कैसे लिखूं लॉजिक कि ये चेक हो जाए मेरे ट्रेंड का पार्ट है या नहीं अभी जो आई में आया है। इफ आई इज लेस देन लो बाउंड, तो मैं प्रिंट कर सकता हूं और लिख सकता हूं कि जो आई है इज ए लो आउटलायर। एंड इफ आई इज ग्रेटर देन हाई बाउंड, तो मैं लिख दूंगा जो आई में वैल्यू आई है इज ए हाई आउटलायर। जो आपकी आंखों ने देखा वही गणित ने कहा। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे हम इस लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर समझते हैं क्या करा हमने यहाँ पर। हमने आउटलायर डिटेक्शन को सीखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू में।
अगर आपने अपने रिज्यूमे के अंदर लिख दिया मुझे स्टैटिस्टिक्स आती है, तो हो सकता है पहला क्वेश्चन यही पूछ ले कि बताओ आउटलायर क्या होते हैं, है ना। तो आउटलायर उन पॉइंट्स को कहा जाता है जो मेरे अदर पॉइंट से ओवरऑल जो ट्रेंड बनता है उससे भी बाहर होते हैं, उन पॉइंट्स को आउटलायर कहा जाता है। वो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आप अपने डेटा पॉइंट्स का ट्रेंड कैसे पता करोगे कि यहाँ से यहाँ तक ये सही माने जाएंगे और इसके बाद हमारा आउटलायर माना जाएगा। तो आप बोलेंगे इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज से हम ट्रेंड को जनरेट करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलता है, Q3 माइनस Q1। अब सर इसमें तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, हमारा इंटरव्यू इसमें 15 से 20 मिनट आराम से चला जाएगा। वो आपसे पूछेगा बताओ Q1 क्या है, Q3 क्या है। तो आप क्या बताओ, Q1 क्या है हमारा, डेटा का फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 25% ऑफ डेटा। Q3 क्या है, मेरे डेटा का थर्ड क्वार्टर है, दैट इज 75% ऑफ डेटा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो IQR होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। अब हम ट्रेंड में लो बाउंड्री और हाई बाउंड्री को निकालते हैं। लो बाउंड्री निकालने का फार्मूला है Q1 माइनस 1.5 ऑफ IQR। हाई बाउंड्री ट्रेंड की निकालने का फार्मूला है Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। अब हम अपने लिस्ट पर एक इटरेशन देते हुए आसानी से पता कर सकते हैं कि मुझे जो लिस्ट दी गई है उसमें से कौन लो आउटलायर है, कौन हाई है भी या नहीं है, जो भी है वो आता है। अब अक्सर लोग एक गलती जो कर सकते हैं वो ये कि चलो एक काम करते हैं, जैसे 2 लिखा है, 7 लिखा है, 5 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। अब ध्यान से सोचना, आपका ट्रेंड बदल गया होगा, क्योंकि अब इस रेंज में बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो अब आपके डेटा का IQR बदल जाएगा। अब ये मत कहना कि सर जब ज्यादा छोटे छोटे नंबर दे दिए तो वो सारे के सारे आउटलायर क्यों नहीं आए। अब वो आउटलायर नहीं माने जा रहे हैं, वो ट्रेंड का पार्ट हो गए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अब ये तो पॉइंट होते ही हैं आपके यहाँ पर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। चलिए, तो IQR, Q1, Q2, Q3 का कॉन्सेप्ट, ट्रेंड कैसे निकालते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेंड। डेटा का ओवरऑल पैटर्न का ट्रेंड क्या है वो ऐसे निकलता है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हमारा अगला आता है कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्दर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को और समझना चाहते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्या होता है। अभी हम बस 50% की फ्रीक्वेंसी को ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते। Q1, Q2, Q3 का यूज करके हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नामी ग्रामी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इनको देखते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हमारा यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हमारा लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन।
और भी होते हैं, बट इतने से अपना काम फिलहाल हो जाएगा। तो डेटा को अंडरस्टैंड करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। अब इन सबको समझने के लिए एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो हमें आसानी होगी। अगर हम बिना एग्जाम्पल के इनको गणित की तरह ही समझेंगे तो वैसे ही हो जाएगा जैसे 9th 10th में पढ़ा था, है ना। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके साथ फिर इनको समझते हैं, जिससे ये बहुत आसान लगेंगे हमारे लिए। तो वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की सैलरीज चल रही हैं, उन्हीं एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं, है ना। आप और भी एग्जाम्पल बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? बारंबारता। कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम सोनू है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम मोनू है? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 10 से कम है? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 से ज्यादा है? तो फ्रीक्वेंसी शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो अब अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो काम करते हैं, मान लीजिए आपने कहा भाई 80 एम्प्लॉयज काम करते हैं, मैं 80 कल से लास्ट क्लास से लेकर चल रहा हूँ तो आज वही लेकर चल रहा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 80 एम्प्लॉयज है। ठीक है। अब इन एम्प्लॉयज को मैं अलग अलग इंटरवल में सैलरी के अकॉर्डिंग मैं इनको समझाना चाहता हूं। तो मैंने सैलरी का इंटरवल बनाया 10 से 20 हजार। जिनकी सैलरी 10 से 20 हजार है, 20 से 30 हजार, 30 से 40 हजार, 40 से 50 हजार, 50 से 60 हजार, 60 से 70 हजार, 70 से 80 हजार। तो ऐसा नहीं है कि सर कहां तक जाओगे, 1 लाख तक जाओगे, 2 लाख तक जाओगे। हमने कहा कितना भी आप आगे जा सकते हो। तो हमें बता दिया गया है कि हमारे यहाँ पर मिनिमम सैलरी 10 हजार होती है एम्प्लॉइज की, मैक्सिमम सैलरी 1 लाख होती है। उससे कम किसी को देते नहीं है, उससे ज्यादा जिसको चाहिए अपना जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनकी सैलरी इन्हीं इंटरवल में होगी, इसके बाहर नहीं होगी। अब जब हमने एम्प्लॉयज की सैलरीज को देखा तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए टोटल कितने इंटरवल बने आपके इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 9 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10 से 20 की रेंज में आती है। ठीक है। और 9 ही एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 20 से 30 हजार सैलरी पा रहे हैं। अब इस बात पर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं सर 20 हजार वाला कहाँ गिनोगे, कहीं गिन लो, चाहे 10 से 20 में मान लो तो 20 से 30 में नहीं माना जाएगा। और अगर 20 से 30 में मानोगे तो 10 से 20 में नहीं माना जाएगा। तो वो एक मैटर अभी नहीं है कि सर 20,000 सैलरी वाला किस रेंज में माना जाएगा, है ना। जनरली नेक्स्ट में माना जाता है। तो 10 to 20 में 10 to 19 वाले होंगे, 20 जिसकी सैलरी होगी वो 20 to 30 वाले में आएगा। ठीक है। इस तरह से हम मान के चल सकते हैं। तो अभी क्या करा आपने कहा भाई 9 एम्प्लॉयज ऐसे हैं, 9 ऐसे हैं, 9 ही ऐसे हैं, 9 ही ऐसे हैं, 9 ही ऐसे हैं, कितने हो गए जरा देखना कितना हो गए पूरे। तो ये हमारा क्या है, एक रेंज हो गई। और इस रेंज में एम्प्लॉयज की फ्रीक्वेंसी हो गई। जरूरी ऐसा होगा
मैं तो आपको समझा रहा हूं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं उस कॉन्सेप्ट के लिए एग्जाम्पल बना रहा हूं। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है, हो सकता है कहीं 7 हो कहीं 10, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट वर्ड के साथ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, एग्जैक्ट पकड़ के नहीं चलना है, अप्रोक्सीमेट, एक दो प्लस माइनस हो सकता है चीजों में। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो 80 एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन 80 एम्प्लॉयज की सैलरी 10,000 से लेके 1 लाख तक है। तो अब मैंने आपसे कहा भाई 9 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी ये है, 9 इतने हैं, 9 इतने, 9 इतने हैं। तो अब मैं इस तरह के सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो फ्रीक्वेंसी में मैं देख रहा हूं, है ना, नाम देना चाहूं, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म शब्द का मतलब आप जानते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती है, कोई शर्ट पहन कर आ रहा है, कोई टी शर्ट पहन कर आ रहा है, कोई कुछ पहन कर आ रहा है, तो अलग अलग दिखते हैं, है ना। तो स्कूल वाला चाहता है हमारे यहाँ पर सारे बच्चे एक जैसे हैं, है ना, चाहे वो पुअर फैमिली से है, चाहे वो रिच फैमिली से है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो कोई भी है, हमारे यहाँ पर सब एक जैसे हैं। तो उन्होंने क्या रख दिया? यूनिफॉर्म, कि सब यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे, सब एक जैसे हमारे लिए। समझ में आ रही है कहानी? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो इसी तरह से यूनिफॉर्म शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते हैं, लेकिन हर बार एक ही मीनिंग होता है, एक जैसा। ठीक है, जैसे अक्सर आपने सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दो, गवर्नमेंट से कहते हैं। क्या मतलब है इसका? कि भाई जितने भी रिलीजन है, हर रिलीजन के लिए एक ही रूल होना चाहिए। अभी क्या है, हर रिलीजन ने अपने अपने रूल बना रखे हैं, है ना। हिंदू वाला कहता है हमारे रूल रिलीजन में ये हैं, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मुस्लिम्स कहते हैं हमारे ये हैं, अदर कहते हैं हमारे ये हैं, सब अपने अपना कहते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दो, मतलब सब भारतीय हैं, कोई धर्म नहीं है, सबका फैसला एक पैमाने पर होगा। तो हमें देखो उन बातों में नहीं जाना, हमें तो यूनिफॉर्म शब्द का मतलब समझना है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। तो अगर हमने कहा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि हर इंटरवल में नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो आते हैं वो लगभग सेम आते हैं, एक जैसे आते हैं। 9 ही उसमें, 9 ही उसमें, एक का में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अप्रोक्सीमेट हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैसा होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं पिक्चर में दिखाऊं, अगर मैं इसको पिक्चर में दिखाऊं, तो वो आपको आना चाहिए। अभी आगे चलकर मैं आपको पिक्चर बनाना सिखाऊंगा कोडिंग के थ्रू, बट अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। तो अभी हम बस मैनुअली अगर ड्रॉ करना चाहें डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम्स को, जिससे कि हमारे ब्रेन को और जल्दी समझ में आए, तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। एक्स पर हम क्या रखेंगे? अपने रेंज रखेंगे। एक्स पर मैंने रेंज रख दी, ये मान लो हो गई हमारी 10 to 20। फिर ये आ गई आपकी 20 to 30। फिर ये आ गई आपकी 30 to 40, डॉट 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 मान लीजिए। और ये आपकी क्योंकि ज्यादा बार पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, तो आपका ब्रेन पिक्चर देखकर जरूर समझे कि ये क्या है, डेटा के बारे में क्या बताया जा रहा है। मान लीजिए कुछ ऐसा पिक्चर है, तो एक्स पर हमने क्या रखा? एक्स पर हमने अपनी रेंज रखी। बाई पर हम क्या रखेंगे? बाई पर हम अपनी फ्रीक्वेंसी रखेंगे, फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रखोगे? मान लो यहाँ पर मैंने कर दी 2, ये मान लो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लीजिए 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लीजिए 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लीजिए 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब भाई कितने एम्प्लॉइज हैं 10 से 20,000 की रेंज में? 9। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक बिल्डिंग बना दी, ये ऐसे कर। तो बिल्डिंग की जो ऊंचाई है, बिल्डिंग की जो हाइट है, वो फ्रीक्वेंसी बता रही है इस रेंज में आने वाले एम्प्लॉयज की। इस रेंज में जो सैलरी लेने वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी बिल्डिंग की हाइट ये है। तो अब ये बताओ 20 से 30 वाले की बिल्डिंग जो बनेगी उसकी हाइट क्या होगी फिर? बाकी आप समझ गए। तो जब इस तरह की इमारतें आपको नजर आए किसी डायग्राम के अंदर और आपसे कहा जाए ये किसी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप समझ गए कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पिक्चर कितनी तेजी समझाती है हमारे ब्रेन को। पिक्चर से देखकर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे कर लो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझ गए आंकड़ों के अकॉर्डिंग। आंकड़ों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिक्चर, क्योंकि आप जितनी बार एनालिसिस करेंगे, अगर इस वाली रिपोर्ट को किसी को दिखाओगे जिसने आपसे कहा, मान लो कंपनी का मालिक है उसने कहा, उसको आप ये वाला चार्ट दिखाओगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ये चार्ट दिखाओगे तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये है। तो पिक्चर बोलती है, इसलिए मूवी में याद रह जाती है। किताब पढ़ लो बोर हो जाएगी, नींद आ जाएगी, याद क्या रहेगा। एक बार मूवी देख लो भूलते नहीं है ना? तो ऐसे तो सर नर्सरी से लेके आज तक जो पढ़ाया गया है सब पिक्चर बना के पढ़ाया जाता है। फिर हमने कहा कायदा तो यही है, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे। और फिर एक साल में इतने सब्जेक्ट हैं कैसे पूरे होंगे फिर, क्योंकि एक एक टॉपिक को पिक्चर बना बना कर अगर पढ़ाया जाएगा तो फिर तो 6 महीने में एक ही सब्जेक्ट हो पाएगा पूरा। तरीका तो यही सही है। लेकिन हमारे तो बीटेक करोगे तो 4 साल में 50 सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे। आया क्या वो बात की बात है, लेकिन 50 पढ़ लो, गिनती तो कर लो कम से कम। पता नहीं कब बदलेगी हमारी शिक्षा नीति, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई क्वेश्चन किसी के मन में हो तो पहले पूछ लो। और मुझे कोई एग्जांपल बताओ एम्प्लॉय सैलरी को छोड़कर जहां पर आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को मुझे समझा पाएंगे कि सर देखो ये एक एग्जांपल हो सकता है जहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा या हो सकता है। सोचो कोई एग्जांपल रियल लाइफ में जो इस तरह का हो। चलो और थोड़ा और अच्छा सोचो, इसी इसी सेंस में आओ, स्कूल में आ जाओ, स्कूल में कुछ और सोचो। हाँ कैसे करोगे बताओ। हाँ ये उन्होंने सही बताया भाई, एग्जाम्पल काफी अच्छा एग्जाम्पल होगा, छोटा भी होगा। मान लीजिए एक क्लास में अगर आपसे कहा जाए कि 150 बच्चे पढ़ते हैं, है ना। अब उन 150 बच्चों की डिवीजन आई, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और 3 डिवीजन आई, फेल कोई नहीं हुआ। फेल होता ही नहीं है, कॉपी भर दो पास तो हो ही जाते हैं, है ना। तो अब 3 ही डिवीजन आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मुझसे किसी ने कह दिया कि भाई ये जो डिवीजन आई है 150 स्टूडेंट्स की, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना आसान हो गया मुझे समझना। 50 स्टूडेंट ऐसे जिनकी फर्स्ट आई है, 50 ऐसे जिनकी सेकंड आई है, 50 ऐसे जिनकी थर्ड आई है। अप्रोक्सीमेट मान लो 48 होंगे, 52 होंगे, 53 होंगे, 47 ऐसे मान लो। लगभग लगभग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना आसान हो गया समझना, बातों को समझाना आसान हो, लेकिन जो समझा रहा है उसे ये चीजें आनी चाहिए, एज वेल एज जो समझ रहा है उसको तो आनी चाहिए सारी चीजें। उसे पता ही नहीं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो वो क्या समझेगा आपकी बात को। फिर समझाने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो समझाए एक्सप्लोर करके।
है ना। चलिए, तो इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल हमारा पूरा हो जाता है। अब देखो, इसको मैं पिक्चर वाइज आपको करके तब दिखा पाऊंगा जब मैंने आपको पाइथन में विजुलाइजेशन जो लाइब्रेरी होती है वो पढ़ा दी होती, जैसे मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्ग। अगर मैंने आपको ये दोनों में से कोई भी एक पढ़ा दी होती तो मैं एग्जैक्ट पिक्चर बना के कोड से आपको दिखा सकता। तो यानी कि जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा ये टॉपिक मैं आपको दोबारा फिर पढ़ा दूंगा वहां पर, सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए। लेकिन पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसलिए अभी पढ़ना चाहिए। तो अभी इसमें कोई कोड नहीं है, हम बस बोले सर कोड बना के दिखा दो, तो अभी कुछ नहीं बना सकता कोड ज्यादा। अभी बस मैं आपको समझा ही सकता हूँ कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कुछ कॉपी वॉपी करना हो तो कर लेना, इसका कोई प्रोग्राम नहीं है मेरे पास अभी। प्रोग्राम इसका बनेगा जब मैं आपको मैटप्लॉटलिब पढ़ाऊंगा। चलो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन देखो। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कम करता हूँ। कि पिक्चर ले लेते हैं, है ना, पर मैं ग्रुप में शेयर करूँ। चलिए, अब सेकंड वाले पर आते हैं। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ो, एक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि आपका सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका मीन के पास है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मीन के पास है। या मैं ऐसा कह सकता हूं, सैलरी वाले एग्जांपल को लेकर चलते हैं, इसमें समझना और आसान हो जाएगा। वही 80 एम्प्लॉयज हैं। अब उन 80 एम्प्लॉयज का अगर मैं पिक्चर बनाऊं और वो पिक्चर कुछ ऐसी बनकर आए, टेढ़ा हो गया। ठीक है, आवाज आगे वाला हिस्सा हटा देना चाहिए। और ये आपका मीन, यही आपका मीडियन, यही आपका मोड। मोड मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया, तो अभी आप मोड को लिख लो, लेकिन अभी इसको ज्यादा फोकस मत करना। अगर आपके डेटा का मीन और मीडियन बराबर है, अगर आपके डेटा का मीन और मीडियन बराबर और साथ में मोड भी बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे? आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप आएगा वो ये आएगा। और समझते हैं, इसका मतलब है कि 50% आपका जो डेटा है वो मीन से छोटा है और 50% डेटा मीन से बड़ा है। फिर समझते हैं, 80 एम्प्लॉयज काम करते हैं। मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। 80 एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं। उन 80 एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी 40,000 है। एवरेज सैलरी 40,000 है, यानी कि जो मीन सैलरी है वो 40,000 है। अब मुझे ये नहीं पता कि 40,000 एवरेज सैलरी जब आई है तो किसकी सैलरी कितनी कम है, किसकी सैलरी कितनी ज्यादा है। हो सकता है बहुत से एम्प्लॉय की सैलरी 2-2 लाख रुपए होगी और कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी हमारी बहुत कम भी होगी, तो हो सकता है बैलेंस हो गया हो। लेकिन मुझे साथ में कहा गया भाई मीडियन भी 40,000 है, जो मीडियन है वो भी 40,000 है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 50% एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40,000 से कम है, और 50% एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। यानी कि 50% एम्प्लॉयज की सैलरी एवरेज सैलरी से छोटी है, और 50% एम्प्लॉय की सैलरी एवरेज सैलरी से बड़ी है। तो 50% ग्रेटर, 50% लेस। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, डेटा इज सिमेट्रिक अराउंड मीन। फिर सुनेंगे, टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा सा सुनना तो पड़ेगा ही। डेटा इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ मिरर इमेज, दोनों तरफ एक जैसा। किसके दोनों तरफ? मीन के, जो हमारा एवरेज है ना, उसके। तो डेटा इज सिमेट्रिक अराउंड मीन, जब ऐसा आता है तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस डायग्राम को देखकर अगर मैं आपसे कहूं, इस डायग्राम को उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाइए सर जो इससे पहले वाला दिखाया था, ताकि हम रिलेट कर पाए। हमने कहा बिल्कुल वही डायग्राम देखो। मान लीजिए यही है इंटरवल है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सब वही है। ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, और बस ये पिक्चर हमने ऐसे बना दी। बिल्कुल उसी पैटर्न पे ला रहा हूँ मैं। 1 2 3, 1 2, थोड़ा छोटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेजिन कर लीजिए इंटरवल्स को। तो वहां 10 इंटरवल थे, यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी चीज को टोटल 10 इंटरवल के, लो मैं कर ही देता हूँ। 4 5 6 7 8 9 और 1। अगर मैं आपसे कहूं कि वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 की रेंज में थी, वो मान लीजिए 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 की रेंज में थी। तो 2 ही एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 90,000 से 1 लाख के बीच में। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 20,000 से 40,000 या 30,000 लेने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, वो मेरी कंपनी में 4 हैं। तो 4 ही एम्प्लॉय ऐसे हैं मेरी कंपनी में जो हमारा 80,000 से 90,000 की सैलरी लेते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए अपने आप। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो मेरी कंपनी में ज्यादातर एम्प्लॉय किस रेंज की सैलरी ले रहे हैं? 50 से 60, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हाई है। समझ में आ रही है कहानी आपकी? तो जब इस तरह का पिक्चर बनता है तो हम करते क्या है, इस पिक्चर को इनके आउटर पॉइंट को मिला देते हैं ऐसे करके।
अब बीच का डब्बा हटा देते हैं, जो बॉक्सेस बन रहे हैं, बिल्डिंग दिख रही है, उनको हटा देते हैं, और ये शेप खुद दुनिया को दिखा दिया जाता है। इसे बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको जो जस्ट प्रीवियस वाला एग्जांपल था बिल्कुल उसी की तरह बनाकर आपको समझा दिया, समझने में बहुत आसानी हो गई होगी। तो जब इस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ये कि हमारे यहाँ पर 80 एम्प्लॉइज हैं जो 10,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी लेते हैं, जिनके बीच बीच में इंटरवल मैंने बना रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन। तो अगर मुझसे कहा गया कि मेरे यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मुझसे मुझे ये पता चल गया कि ज्यादातर एम्प्लॉइज एवरेज सैलरी ले रहे हैं। एवरेज सैलरी के इधर उधर जो एम्प्लॉइज हैं वो बराबर हैं। जितने एम्प्लॉय एवरेज सैलरी से कम सैलरी ले रहे हैं, उतने ही एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो एवरेज सैलरी से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सिमेट्रिक, है ना, एक जैसा, मीन के अराउंड एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब थ्रू आउट, थ्रू आउट एक जैसा, ठीक है। और सिमेट्रिक का मतलब है मीन के अराउंड एक जैसा, मीन के दोनों तरफ मिरर इमेज बनी हुई है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व। आएगा भी इसका नंबर। ये हो गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मुझे लग रहा है शायद आप फ्लो को समझ गए हैं, तब मुझे समय इतना लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप आपको जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। तो वही डायग्राम मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे भी फायदा दिख रहा है उसमें, मेरा भी समय कम लग रहा है। सेम डायग्राम इमेजिन करिए, ये आपका इंटरवल है सैलरी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब अगर लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब होता है ये, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ये मैंने कौन सा हेडिंग डाला आपने, लेफ्ट या राइट? गलत हो गया, राइट स्क्यूड वाला है।
राइट की तरफ, इमेजिन करो, राइट की तरफ स्क्यूड मतलब खिंचा हुआ, दबा हुआ, है ना, राइट स्क्यूड। ये मैंने राइट वाला बना दिया है, मैं लिख देता हूं, ये राइट है। लेफ्ट स्क्यूड मतलब लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे। क्या मतलब है इसका, बताओ, इसको देखकर क्या आइडिया लग रहा है आपको। इससे क्या आइडिया लग रहा है, इससे आइडिया आपको ये लग रहा है कि हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो लो सैलरी वाले एम्प्लॉय ज्यादा हैं। ध्यान से देखो, लो सैलरीज वाले एम्प्लॉय ज्यादा हैं, हाई सैलरी वाले एम्प्लॉयज बहुत कम है। ये तो दिख रहा है, क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हो तो सैलरी हाई होती जा रही है आपकी। हो सकता है ये 20 हो, यहाँ पर ये 20 हो सकता है ये हमारे 16 हो, है ना, हो सकता है ये हमारे 12 हो, ऐसे करके डॉट 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 हमारा होता चला जा। अगर मैं आपसे को मेरे डेटा में लेफ्ट स्क्यूनेस है, लेफ्ट स्क्यूनेस है और सैलरी वाला डेटा ही है, तो इसका मतलब क्या मानेंगे, ज्यादातर एम्प्लॉय की सैलरी कैसी है मेरी, हाई है, ज्यादातर एम्प्लॉय हाई सैलरी ले रहे हैं, दैट इज लेफ्ट स्क्यूनेस। चलिए, मुझे लगता है इसमें और ज्यादा बताने को नहीं है। सबसे पहले वाले में ही जितना समय लगना था वो लगा, उसके बाद फिर चीजें आसान लगी, आपके लिए आसानी ही है ना। बनाऊं उसका या समझ गए अपने आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक टॉपिक आता है जो अभी इन्होंने पूछा भी है, और कोइंसिडेंटली वो हमें पढ़ना भी है। जो अगला टॉपिक है उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, STD, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बताता है हमारा स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड मीन, डेटा का स्प्रेड अराउंड मीन। समझते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास डेटा है, वही एम्प्लॉय वाला सैलरी वाला डेटा मान लो, है ना, वही एग्जांपल के साथ बढ़ते रहो। 80 एम्प्लॉयज है, सबकी सैलरी 10,000 से 1 लाख तक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो मेरा मीन है, जो मेरा मीन है वो है, मान लीजिए 50,000, 50,000 मेरा मीन सैलरी है। तो अब किसी की सैलरी 40 भी है, किसी की 35 है, किसी की 30 है, किसी की इतनी है, तो ऐसे करके हमारा हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जो हमारी एवरेज सैलरी है वो ये है, और हर डॉट जो दिख रहा है वो किसी एम्प्लॉय का सैलरी बता रहा है, मतलब एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी सैलरी काफी कम है, और एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। बाकियों की सैलरी लगभग मीन के आसपास ही दिख रही है हमारे लिए, है ना।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है कि अगर आपसे कहा जाए कि मीन से हर किसी की सैलरी का डिस्टेंस कितना है, ये मीन से कितनी दूर दूर है बाकी सैलरीज, तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। किसी की कितनी, किसी की कितनी है, ऐसे करके। अब मान लो किसी की सैलरी 10,000 है, तो वो 40,000 मीन से दूर हो गया, है ना, लेफ्ट की तरफ। किसी की सैलरी 90,000 है, तो वो 40,000 राइट की तरफ दूर हो गया, है ना। अब किसी की सैलरी 60,000 है, वो 10,000 मीन से आगे निकल गया। किसी की सैलरी 35,000 है, वो मीन से 15,000 पीछे रह गया। ठीक है। तो डी का मतलब क्या होता है? डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है विचलन। मतलब कोई भी चीज जो एग्जैक्ट पॉइंट पर होती थी, वो एग्जैक्ट पॉइंट से ना होकर कितनी इधर उधर हो गई, उसी को बोलते हैं डेविएशन, है ना। फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी, अगर आप कोई चीज अगर ग्लास में डालेंगे, पानी के ग्लास में, तो डेविएट हो जाती है अपने पास से थोड़ा सा, है ना। तो वही चीज तो यहाँ पर है, डेविएशन। तो हम किससे डेविएशन निकालेंगे? मीन से। हम चाहते थे सब मीन पर आए, लेकिन हर किसी की सैलरी मीन सैलरी नहीं है, तो कितनी डेविएट हुई, कितनी अलग हो गई मीन से? हमने कहा किसी की इतनी हो गई, किसी की उतनी हो गई, किसी की कितनी हो गई। हमने कहा सबका इकट्ठा करके एक बताओ, क्या बोला? स्टैंडर्ड, मानक विचलन। मतलब हमें सबके अलग अलग मत बताओ, समरी बताओ बस कि ऑन एन एवरेज हर डेटा पॉइंट मीन से इतना अलग हो गया, क्या बोलेंगे उसे? स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। हर पॉइंट का अपना अपना है, हर पॉइंट का अपना अपना है, लेकिन हमें बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर डिफाइन करना हो स्टेटमेंट में, तो कैसे डिफाइन करेंगे? जो लिखा हुआ है, स्प्रेड ऑफ डेटा, मतलब डेटा का फैलाव। डेटा कितना फैला हुआ है, कहाँ, किसके अराउंड फैला हुआ है? मीन के अराउंड। मीन के दोनों तरफ डेटा कितना दूरी तक फैला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक पिक्चर और है, तो स्टैटिस्टिक्स को समझने में पिक्चरों का बहुत रोल होगा। तभी हमारी नाइन्थ में कभी समझ में नहीं आया था, क्योंकि उसमें पिक्चर नहीं होती थी, होती थी तो बताई नहीं जाती थी। ये 50,000 सैलरी मान लो, आप बहुत ज्यादा नहीं जानते, बस उतना ही जानते हो जितना मैंने अभी समझाया है। कोई गणित नहीं आती आपको, अभी फार्मूला नहीं पाता आपको, लेकिन फिर भी ये श्योर है कि आप जो बताएंगे वो काफी मीनिंगफुल होगा। दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 80-80 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मान लो। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 50,000 है। ऑर्गेनाइजेशन 1 में 80 एम्प्लॉयज काम करते हैं, एवरेज सैलरी 50,000। ऑर्गेनाइजेशन 2 में भी 80 एम्प्लॉयज काम करते हैं, एवरेज सैलरी 50,000। लेकिन जब उन दोनों को इस तरह से पिक्चर में देखा गया, तो बताओ क्या चीज अलग है दोनों में? अगर मैं इसको बोल दूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन 1 है और ये ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 है, तो ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, सैलरी का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन 2 में जो एम्प्लॉय की सैलरीज है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा लो होगा, क्योंकि वहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन लो का मतलब है मीन के अराउंड डेटा बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है। समझ में आ रही कहानी? तो लो स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे डेटा की पहचान होती है। अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन लो आ रहा है, ठीक है, तो ये एक अच्छे डेटा की पहचान होती है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर जो वैल्यूज हैं वो मीन के आसपास ही हमारी हैं। ठीक है। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा और अच्छा लगेगा। दो स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट के 60% मार्क्स आए, एवरेज मार्क्स 60% है। पहले वाले स्टूडेंट के फिजिक्स में मार्क्स आए 59,
मैथ्स में 60, केमिस्ट्री में 61। मैंने आसान से फिगर लिए हैं, है ना। दूसरे वाले स्टूडेंट के 60% नंबर ही आए, फिजिक्स में 40, मैथ्स में 60, केमिस्ट्री में 80। अब दोनों का जब मैंने एवरेज मार्क्स निकाले तो वही आएंगे जो आपने कहा। S1 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स निकालो, S2 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स निकालो, 60-60 नंबर आए दोनों के। अब मैं दोनों को समझूं कैसे? अगर मैं आपसे कह दूं 2 बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन होना है, करना किसी एक का ही है, दोनों के मार्क्स 60-60% आए हैं, कैसे करोगे? कोई सोर्स नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई जैक नहीं, कोई ब्राइब नहीं, ईमानदारी से डिसीजन लेना है। ऐसे कैसे ले लोगे? अब दोनों के 60% नंबर है। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, इन दोनों के मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ मुझे। मार्क्स तो इनके 60-60% आए हैं, जरा मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इनके मार्क्स का। तो हमने पहले वाले का निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर एसटी टैब नाम से फंक्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इस नाम से फंक्शन है। S1 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और यहां पर दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। पहले वाले का मानक विचलन यानी कि सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए वो एवरेज मार्क्स से कितने अलग अलग हैं, तो वो कितना आया 1। यानी कि जो मार्क्स हैं ऑन एन एवरेज मीन से +1 -1 की रेंज में है, और ऐसा है भी, दिख ही रहा है। एवरेज मार्क्स कितने हैं 60, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया है 1। यानी कि ऑन एन एवरेज बाकी सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो मीन से +1 और -1 है, ऐसा है भी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 62 नहीं हो सकते थे, ये 53 नहीं हो सकते थे, हमें तो स्टैंडर्ड निकालना है। ये कम और ये ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन हमें तो इन दोनों का एक स्टैंडर्ड यानी कि एवरेज दिखाना होता है, वही हमारा आ रहा है। दूसरे वाले स्टूडेंट के मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 20 आया है। इससे मैं ये समझ गया कि भाई बाकी सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं, यानी कि सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए हैं किसी में कम आए हैं, किसी में ज्यादा आए हैं, यानी कि पहला वाला स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में एक जैसा है। उसको हम किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर दे दें तो वो हर प्रोजेक्ट पे काम कर लेगा। लेकिन जो दूसरा वाला स्टूडेंट है बड़ा स्पेसिफिक है, जिस सब्जेक्ट में इसके मार्क्स हमारे कम आए अगर इसको उस प्रोजेक्ट में डाल दिया गया तो बेकार हो जाएगा, प्रोजेक्ट खराब कर देगा हमारा। तो दूसरे वाले स्टूडेंट का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हमारा जरूर होगा ये, पहले वाले का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो हर फील्ड में इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए, तो शायद मैं S2 को प्रेफर करूंगा अगर वो मेरे एरिया में स्पेशलिस्ट है तो। और अगर मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो ऑलराउंडर टाइप का हो, है ना, जैसे कार में कंपनी होती है कहीं भी लगा दो हर जगह काम कर जाती है, तो आजकल बंदे ऐसे चाहिए इस कंपनी जैसे ही, कहीं भी लगा दो हर जगह काम कर जाए। जिस दिन वो आदमी छुट्टी पर है चलो तुम बैठ जाओ वहां पर, कल कोई और छुट्टी पर है चलो अब तुम वहां बैठ जाओ, ऐसे बंदे चाहिए अब कंपनी, है ना। तो फिर हम ऐसी रिक्वायरमेंट के साथ बंदे ढूंढ रहे हैं, तो S1 वाला हमारे काम का है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमें वो समझना था। स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 डायग्राम देखने हैं। लो स्टैंडर्ड डेविएशन इस बात की पहचान होती है, प्रैक्टिकल दिख रहा है डायग्राम, प्रैक्टिकल। लो स्टैंडर्ड डेविएशन इस बात की पहचान होती है कि डेटा मीन के आसपास ही है ना। और डेटा मीन से ऑन एन एवरेज कितना दूर गया होगा वो वैल्यू से आप पता कर सकते हैं भाई इतना दूर गया होगा मीन। अब यहां पर आप कहेंगे डेटा मेरा मीन से +20 -20 है ऑन एन एवरेज, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉइंट 20 से भी ज्यादा दूर हो और कोई पॉइंट 20 से कम दूर हो, तब जाके एवरेज 20 आया है। मानक स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक आइडिया है कि भाई मैं तो मान के चल रहा हूं कि ऑन एन एवरेज बाकी सारे पॉइंट मीन से इतनी डिस्टेंस पर प्लस माइनस में है। अब अगर मेरे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आता है, अगर मेरे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आता है, तो ऐसे डेटा को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर बोले तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक टर्म होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात और बताई जाती है कि आपके डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आना चाहिए, 1 आना। तो अगर आपके डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा कहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम कुछ और एग्जांपल में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। देखो, मान लीजिए ये एक पर्सन है और हो सकता है ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप में से किसी के साथ शायद हुआ हो, है ना। तो ये एक इंसान है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट है। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है, आपको अपने अंदर लोगों को ज्वाइन कराना होता है, उनको बड़े बड़े सपने दिखाने होते हैं, कुछ के पूरे हो जाते हैं कुछ के नहीं होते हैं, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप मान लीजिए कोई बंदा है और ये आपके पास आता है ना, और आपसे कहता है यार हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो तो आपकी मंथली इनकम इतनी हो जाएगी। अब अपनी बात को स्ट्रांगली रखने के लिए ये आपको एक्चुअल फैक्ट अपने अकाउंट स्टेटमेंट दिखाता है कि देखो मेरे अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं और इन 10 लोगों की मंथली सैलरी जो आती है, जो मंथली इनकम है, एवरेज इनकम देखो 50,000 है। इसने आंकड़े दिखाए, अपना स्टेटमेंट वगैरह प्रॉपर दिखा दिया, ऑनेस्टी से दिखाया। अब आपको लगा यार 50,000 रुपए, इसके अंदर 10 आदमी काम कर रहे हैं, उनकी एवरेज इनकम 50,000 रुपए है। तो ये आपसे कह रहा है अगर आप भी मेरे अंदर ज्वाइन हो जाओगे तो 50,000 रुपए तो आपके कहीं नहीं के महीने के, है ना। इतना आप जब जॉब करने जाओगे तो नहीं कमा पाओगे फ्रेशर होकर। तो ये आपको इस तरह से मोटिवेट कर रहा है कि आप मेरी कंपनी को ज्वाइन करो। अब ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है ना। अब आप कैसे इस बात का डिसीजन लेंगे कि मुझे इसकी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो अब आप इस बंदे से क्या बोलेंगे कि भाई आपके अंदर 10 लोगों का एवरेज मंथली जो इनकम है 50,000 है। एक काम कर रहा हूं, जरा स्टैंडर्ड डेविएशन बताना। ये जो सबकी इनकम है, किसी की 30,000 भी होगी, किसी की 40,000 भी होगी। ऐसा तो नहीं है कोई एक दो है जो बहुत मेहनत करता है जिसकी मंथली इनकम 2 लाख 3 लाख हो और बाकी 9 की इनकम 2,000 5,000 हो और आप मुझे फंसा रहे हो इस तरह से 50,000 दिखाकर। क्यों नहीं हो सकता है, ये सच बोल रहा है। लेकिन ये अंदर कैसे ये 50,000 की 10 लोगों की इनकम बनी ये नहीं बता रहा है। तो अब आपने इससे क्या पूछा कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं 10 लोगों का एवरेज मंथली इनकम 50,000 है, जरा मुझे इनका स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो, मुझे इसका Q1 Q2 Q3 बता दो। जैसे ही आप इससे एक क्वेश्चन पूछेंगे तुरंत भाग जाएगा ये, फिर आपके पास बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि इसे पता चल गया कि ये सब जानता है, आंकड़ों को कैसे मैनेज किया जाता है ना। ये सब जानता है। जैसे ही आप इससे स्टैंडर्ड डेविएशन Q1 Q2 Q3 पूछेंगे आपको एक अच्छी पिक्चर मिल जाएगी जो इससे बहुत बेटर होगी। ठीक है, अब मान लो ये कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो हमारी मान लो 5,000 है, तो आप बोलेंगे ठीक ठाक है फिर तो। मतलब ज्यादातर लोगों की सैलरी जो है वो मीन के अराउंड 5,000 के डिफरेंस पर है। 50 + 5, 50 - 5। एक्सेप्शनली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ की 40 हो, 35 हो और किसी की 65 70, बट ठीक ठाक सा लग रहा है। और अगर ये कह दे कि नहीं जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा 30,000 का है, खतरा, ये ज्वाइन नहीं करना है, इसमें खतरा है। क्यों? क्योंकि एवरेज डेविएशन एवरेज सैलरी से 30,000 का है। इसका मतलब है कि -30 + 30 की रेंज में लोगों की सैलरी तो है ही है। और ऐसा भी हो सकता है किसी की थोड़ी सी ज्यादा भी हो, तब जाके एवरेज हमारा 30 आए। हो किसी की हो सकता है सैलरी 45,000 आ रही हो मंथली, हो सकता है किसी की सैलरी हमारी 65,000 आ रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी की सैलरी 2,000 आ रही हो, है ना, और किसी की सैलरी हो सकता है 90,000 आ रही हो। यानी कि डेविएशन बहुत ज्यादा है, तब जाके एक हमारा 30,000 आया है।
तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हाई है तो आप समझ जाएंगे कि डेटा हमारा बहुत अप एंड डाउन वाला है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी बहुत कम भी है, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा भी है, हर तरह के लोग यहाँ पर होंगे। अब आप Q1 Q2 Q3 निकाल कर आसानी से समझ जाओगे क्या चल रहा है। जैसे ही आप ये निकालोगे वैसे ही आप IQR निकाल लोगे और IQR से ट्रेंड निकाल लोगे और देख लोगे कितने लोगों की सैलरी कितनी है। लेकिन सर स्टैटिस्टिक्स अगर जिसको नहीं आती है गया वो, और क्या है फिर, कर लेगा ज्वाइन, और क्या यही करेगा वो। मोटिवेट तो आदमी हो ही जाता है बहुत जल्दी, है ना। चलिए, तो स्टैटिस्टिक्स आपको अगर आती है तो ये आपके बिजनेस में, बिजनेस तो है क्या है, इनकम है, तो इनकम मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या होता है, पैसा। जहां पर पैसे का लेन देन होता है उसी को बिजनेस कहा जाता है। तो फिर तो ये सब बिजनेस की बात होगी, हमने कहा तो इसमें क्या लग रही है, स्टैटिस्टिक्स। तो जब आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हो तो क्या कर रहे हो, किसी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो कुछ उसको बता रहे हो कि ये कर लो आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, तो उसमें जरूरत पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स, तो बिल्कुल पड़ेगी, है ना। चलिए, तो इस तरह से सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। आज इतना ही, बाकी मिलेंगे मंडे को। मंडे को जो इसके आगे के टॉपिक हैं उनको डिस्कस, उनको जरूर पढ़कर आइए, है ना। और अपने खुद के एग्जाम्पल क्रिएट करिए। जैसे मैं एम्प्लॉय की सैलरी को लेकर शुरू से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप यूनिफॉर्म मैनर में कॉन्सेप्ट को समझते रहें। इसी तरह से आप किसी और एग्जाम्पल पे लगाओ, कोविड का एग्जाम्पल कोई उठा लो, यूनिफॉर्म का ले लो, स्कूल के बच्चों का ले लो, मार्क्स का ले लो, है ना, कम्युनिटी का ले लो, कंट्री का ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो।